माननीय मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग, सब प्रभारी मंत्री औरंगाबाद जिला श्री जनक राम जी, माननीय मंत्री कृषि विभाग, सब प्रभारी मंत्री अरवल जिला श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, यहाँ उपस्थित काराकाट के माननीय सांसद श्री महाबली सिंह जी, गया के माननीय सांसद श्री विजय कुमार मांझी जी, जहानाबाद के माननीय सांसद श्री चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, नवादा के माननीय सांसद श्री चंदन कुमार जी, टिकारी के माननीय विधायक और पूर्व मंत्री श्री अनिल कुमार जी, बाराचट्टी के माननीय विधायक श्रीमती ज्योति देवी जी, वजीरगंज के माननीय विधायक श्री वीरेंद्र सिंह जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री संजीव श्याम सिंह जी, बिहार विधान परिषद की माननीय सदस्य श्रीमती कुमुद शर्मा जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य मोहतरमा रोजीना नाजिर जी, औरंगाबाद जिला परिषद के अध्यक्ष श्रीमती प्रमिला देवी जी, यहाँ उपस्थित पूर्व मंत्री श्री अभिराम शर्मा जी, पूर्व मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जी, पूर्व मंत्री श्री विनोद प्रसाद यादव जी, पूर्व विधायक श्री अभय कुशवाहा जी, पूर्व विधायक श्री अशोक कुमार सिंह जी, पूर्व विधायक श्री अजय पासवान जी, पूर्व विधायक श्री राहुल शर्मा जी, पूर्व विधायक श्री रणविजय सिंह जी, पूर्व विधायक श्री कृष्णनंदन प्रसाद यादव जी, पूर्व विधायक श्री ललन भुइया जी और इस समाज सुधार अभियान में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों और यहाँ उपस्थित हमारे जो सरकारी अधिकारीगण हैं, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री एस.के. सिंघल जी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव तथा औरंगाबाद जिले के प्रभारी श्री चैतन्य प्रसाद जी, अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग श्री के पाठक जी, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी जी, जल संसाधन विभाग में आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल जी, वाणिज्य कर विभाग के सचिव सब प्रभारी सचिव नवादा जिला श्रीमती प्रतिमा जी, भवन निर्माण विभाग के सचिव और गया जिले के प्रभारी सचिव कुमार रवि जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका श्री बाला मुरुगन जी, मगध प्रमंडल के आयुक्त श्री मयंक बरबड़े जी, मगध प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक श्री अमित दोढ़ा जी, गया के जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह जी, औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल जी, जहानाबाद के जिलाधिकारी हिमांशु कुमार राय जी, नवादा के जिलाधिकारी यशपाल मीना जी, अरवल के जिलाधिकारी सुश्री जे प्रियदर्शनी जी, गया के वरीय पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य कुमार जी, औरंगाबाद के पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा जी, जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक श्री दीपक रंजन जी, नवादा के पुलिस अधीक्षक सुश्री डी.एस. सबलाराम जी, अरवल के पुलिस अधीक्षक श्री राजीव रंजन जी और इस कार्यक्रम में अपना अनुभव साझा करने वाली जीविका की दीदियां श्रीमती श्रीकांती देवी जी, श्रीमती कलावती देवी जी, मोहतरमा जीविका खातून जी, श्रीमती कंचन देवी जी, श्रीमती मीना देवी जी, यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, जीविका समूह की दीदियां, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों,
मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आप सब इस समाज सुधार अभियान के इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं। और आपको मालूम है कि हम लोगों ने जो समाज सुधार अभियान पुनः प्रारंभ किया और ये कार्यक्रम तो हम लोगों का पहले, चाहे शराबबंदी का काम हो 16 से लागू हुआ, और जो हम लोगों ने अभियान चलाया जो बाल विवाह दहेज प्रथा के खिलाफ, वो भी 17 में शुरू किया। तो इस प्रकार से इन सब चीजों पर तो हम लोगों का निरंतर अभियान चला और प्रारंभ से ही विकास का काम हम लोग करते रहे। और शुरू से ही हमने क्या कहा, न्याय के साथ विकास, यानी न्याय के साथ विकास होना चाहिए। और इसी काम को हम लोग प्रारंभ से करते रहे। क्या सबके हित में है, क्या सब कुछ ठीक ढंग से होना चाहिए? तो आप सबको तो मालूम है कि जब से आप सब लोगों ने, बिहार के लोगों ने जो काम करने का मौका दिया और 24 नवंबर को 2005 में हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया, तो तब से जो काम करना शुरू किया और समाज में कैसे हम सुधार लाए, हम पूरे सब लोगों का कैसे हम विकास करें, सब लोगों को आगे बढ़ाएं, और जो हालत थी उसको देख करके एक एक चीज का आकलन हम लोगों ने पहले से किया था। जो हालात उन दिनों के थे उससे हम सब लोग परिचित थे और सब लोगों को कहा करते थे। क्या हालत था? शाम होने के बाद कोई घर से निकलने की हिम्मत करता था? ये हालत थी उस समय। और इसके बाद काम कौन सा होता था? जब गांव जाना है तो शायद ही कुछ गांव को पहुंचने के लिए रास्ता बना रहता था। सड़क कहां था? हम ही लोग जब जनप्रतिनिधि थे, सांसद थे अपने अपने इलाके में, तो कुछ इलाका तक तो सड़क मुख्य जगहों पर था, लेकिन अंदर जब जाते थे तो पैदल ही न जाना पड़ता था। केंद्र में मंत्री भी थे श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में, और जब लौट करके अपने क्षेत्र में जाते थे तो एक दिन अगर अपने क्षेत्र में जाते थे तो औसतन 12 किलोमीटर पैदल चलते थे। ये स्थिति थी। और क्या हालत थी लोगों की। और जब हम लोग कहीं कहीं दौरा करते थे और शाम होता था तो हम तो अपने इलाके की बात नहीं, कहीं भी जाते थे तो देखते थे कि शाम होते होते उसके बाद कोई नहीं बाहर निकलता था, पूरा का पूरा मुख्य रास्ता ऐसे ही बंद रहता था। तो ये हालत थी। और कौन सा हाल था? तो एक एक चीज को देखते हुए, और क्या गरीब गुरबा तबके के लोगों की स्थिति थी, महिलाओं की क्या स्थिति थी, इन सब चीजों को देखते हुए ही हम लोगों ने सबके कल्याण के लिए काम किया। और जो काम किया हम लोगों ने, चाहे आप देख लीजिए, महिलाओं के लिए काम किया, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम किया। आप लोग जरा याद करिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काम किया, अति पिछड़े वर्ग के लिए काम किया। काम तो सबके लिए किया, लेकिन ये किनारे पड़े हुए थे, इसलिए इनको आगे बढ़ाने के लिए और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन लोगों के लिए विशेष पहल की। और क्या हालत थी महिलाएं, उनको कोई काम मिलता था? और जो महिलाओं की स्थिति थी, अपने गांव में खेत वगैरह में तो कुछ काम कर लेती थी, लेकिन कोई इज्जत नहीं। तो जो स्थिति थी, बच्चियों को पढ़ने में दिक्कत, लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी थी, और 5वीं क्लास तक तो कुछ पढ़ लेती थी, लेकिन 5वीं क्लास के बाद उसको आगे भेजना था तो उसके लिए ठीक ठाक कपड़ा चाहिए, तो देने की स्थिति में नहीं। तो ये सब जो हालत थी उन दिनों की, उसके सुधार के लिए हम लोगों ने क्या किया था? और सबसे पहले महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने, जो पंचायत का चुनाव 2006 में होना था, हम लोगों ने कानून बनाया और महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया। और उसके पहले जो 2000 में चुनाव हुआ था, तो महिलाओं को तो छोड़ दीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति को भी आरक्षण मिला। तो हम लोगों ने अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी आबादी के मुताबिक
जो भी 16% और 1% का आरक्षण, और पिछड़ों में जो अति पिछड़े लोग थे उनके लिए 20% का आरक्षण, ये सब किया। और महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण इस देश में पहली बार हुआ पंचायती राज व्यवस्था में। और जो केंद्र में कानून बना था और उस कानून के मुताबिक 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण था। लेकिन ये बिहार पहला राज्य था, जब आप लोगों ने मौका दिया तो हम लोगों ने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया। और उसके अगले साल जो नगर निकायों का चुनाव हुआ उसमें भी हम लोगों ने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया। तो कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं निकली घर से और जनप्रतिनिधि बनी, और किस तरह से उनको आगे काम करने का मौका मिला। लड़कियों को आगे पढ़ाने के लिए पोशाक योजना, और उसके साथ और आगे बढ़े साइकिल योजना। जब 9वीं क्लास में हम चाहते थे लड़कियां और पढ़े, कोई साइकिल नहीं चलाती थी। यहां तक कि राजधानी है पटना, उस पटना में भी कोई लड़की को साइकिल चलाते हुए नहीं देखा था। जब हम लोगों ने साइकिल योजना की शुरुआत कराई और 2008 से लागू किया, कितनी खुशी हुई लड़कियों में। और कुछ लोग तो जानते ही है, जब हम अच्छा काम करते हैं तो कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगता है, तो हम पर बोलने लगे कि भाई लड़की को दे रहे हैं साइकिल, अभी लड़की साइकिल निकलेगी, साइकिल पर निकलेगी, लोग तंग करेगा। हमने हंसते हुए कहा कोई की हिम्मत नहीं, कोई तंग नहीं करेगा, हर परिवार को दे रहे हैं जो भी अपने परिवार को पढ़ाएंगे। और बताइए कितना अच्छा माहौल हुआ, कोई घटना घटी और लड़कियों में कितना उत्साह आया। और जब 2 साल तक लड़कियों के उत्साह को देखा तो लड़कों ने भी हमसे मांग किया कि हम पर भी ध्यान दीजिए, तो हमने 11 के बाद से लड़कों के लिए भी साइकिल योजना करा दिया। लेकिन अब कितनी लड़कियां पढ़ती हैं? अब ये जान करके आप लोगों को खुशी होगी कि 1 साल पहले जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, मैट्रिक की परीक्षा में लड़का से भी लड़की 200-300 ज्यादा थी। अब ये स्थिति लड़कियों की होगी तो अब इतना ज्यादा लड़कियों का। और सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण। और अभी हमारे बता रहे थे आपको, डीजीपी सब कुछ बता रहे थे। और पुलिस में महिलाओं का आरक्षण। आपको मालूम है कि अब बिहार के पुलिस में जितनी महिलाएं हैं, देश के किसी भी राज्य में उतनी महिलाएं पुलिस में नहीं है। अब 25,000 से भी ज्यादा पुलिस में महिलाएं हैं। तो एक एक काम हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए और इसी तरह से अन्य लोगों के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया। और जब लगा कि ये सब काम तो हो रहा, और उसी समय स्वयं सहायता समूह बहुत न के बराबर बिहार में था, लेकिन फिर भी उसको हम देखे 2006 में और हमने कहा ठीक काम नहीं हो रहा है इसमें, तब भी महिलाओं में जागृति आती। और उसी के बाद हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने बिहार के लिए शुरू किया और तय कर दिया कि एक एक गांव तक हम इसको करेंगे और 10 लाख कम से कम हम स्वयं सहायता समूह बनाएंगे। आज 10 लाख से भी ज्यादा स्वयं सहायता समूह हो गई। अब 1,30,00,000 से भी ज्यादा परिवार अब जुड़ गई स्वयं सहायता समूह से। और इसका नामकरण हमने किया स्वयं सहायता समूह का, बिहार में नामकरण किया जीविका। और जब उस समय के केंद्र की सरकार थी, वो लोग आए और देखा कि भाई यहां पर स्वयं सहायता समूह ने अच्छा काम किया और देखा, और चूंकि हमने यहां जीविका नाम दिया था तो देश भर में उन लोगों ने कर दिया आजीविका। हमारे बिहार की जीविका देश भर में आ जाए, इसलिए आजीविका नाम दे दिया। अब आप सोच लीजिए, भूलिएगा मत, ये सब यही हुआ है। कहीं बाद में किसी को समझ में आ जाए तो ये सब काम जो हम लोगों को आप लोगों ने मौका दिया किया, और कितनी जागृति आई है। यहाँ के जीविका समूह में जो काम करती है दूसरे दूसरे राज्यों में, ट्रेनिंग के लिए उनको बुलाया गया। तो इस तरह से काम, और इतना ठीक काम हुआ तो हम लोगों ने तो और भी समाज सुधार के लिए काम करना शुरू किया, जिसकी बात की। तो आखिरकार ये सब काम सबके उत्थान के लिए तो हम लोग कर ही रहे थे। और जब हमको लगता था कि भाई ये शराब बहुत बुरी चीज है, शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन बीच में हमको लगता था कि भाई हम शराबबंदी लागू करेंगे, ये ठीक ढंग से लागू होगा कि नहीं होगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी
जब मुख्यमंत्री 77 में थे तब उन्होंने शराबबंदी बिहार में लागू किया 1977 में, और 2.5 साल के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, उसके बाद जो लोग आए शराबबंदी को खत्म कर दिया। तो उसको देख करके मुझको लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन अभियान चलवाना हम लोगों ने 11 से शुरू कर दिया और लोगों के बीच में, और कई गांव में लोग शराब को पिलाना बंद कर रहे थे, लेकिन फिर भी शराब पीने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। ये बात तो हो रहा था। तो अंत में एक स्थिति आई कि 2015 में, जैसे आज आपको कार्यक्रम में हम शामिल हैं, उसी तरह से 2015 में पटना में कार्यक्रम था, वहां पर कार्यक्रम में शामिल हुए और महिलाओं को उत्थान के लिए और इन सब चीजों पर बातचीत हो रही थी। और सब बातचीत करके हम जैसे ही बैठे तो जीविका समूह की दीदियां, महिलाएं जो वहां उपस्थित थी, वो नारा लगाने लगी, शराबबंदी लागू कीजिए, शराबबंदी लागू कीजिए। हम बैठ रहे थे और बैठने के बाद तुरंत लौट करके आकर के हमने कह दिया, और ये किस दिन की बात है, 9 जुलाई 2015 की बात है, जब लौट करके आकर के हमने कह दिया कि अगर अगली बार आ जाएंगे तो निश्चित रूप से शराबबंदी लागू करेंगे, क्योंकि उसके 3 महीना के बाद फिर चुनाव होना था 15 में, और फिर बिहार के लोगों ने मौका दे दिया। तो उसके बाद से ही हम लोगों ने शुरू किया, और जो 26 तारीख को ही, नवंबर से ही जो हमने कहा कि 11 से ही हम लोगों ने अभियान शुरू कर दिया था, तो उसी दिन 26 नवंबर को ही जब फिर जो कार्यक्रम किया गया, हम लोगों का शपथ ग्रहण तो 20 नवंबर को हो गया था, और 26 को ही मीटिंग करते हुए हम लोगों ने यह तय किया कि इसको लागू करेंगे, हम लोग 1 अप्रैल से लागू करेंगे, इसलिए इसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। और जो अभियान चला और इसको लागू किया, और आप जानते हैं गांव गांव में कितने बड़े पैमाने पर अभियान चल रहा था, चलाया गया। तो हम लोगों ने जब 1 तारीख को लागू किया 2016 में, 1 अप्रैल को, तो उस समय हम लोगों को लगा था कि जो बड़े शहरी क्षेत्र है, तो उन शहरी क्षेत्रों में अभी चूंकि अभियान नहीं चलाया गया है, इसलिए विदेशी शराब खाली वहां रहने देंगे, देसी शराब और विदेशी शराब बाकी जगह तो बंद, लेकिन शहरी इलाके में सिर्फ थोड़ा विदेशी शराब को इजाजत दे देंगे। अब साहब वो किया गया 1 तारीख, लेकिन उसके बाद क्या दृश्य हुआ, हर वैसे बड़े शहरों में जहां शराब का दुकान खुलना था और उसके बाद 1 तारीख को लोग खोलना चाह रहे थे, सब जगह महिलाएं निकल गई, युवक युवतियां और पुरुष भी जगह जगह निकल करके इसका विरोध करने लगे। मुझे इतनी खुशी हुई कि साहब अब तो यहां भी जागृति है, यहां पर तो दुकान खोलने नहीं दे रहे। तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, चारों दिन ऐसा हुआ। तो 4 तारीख को फिर हम लोगों ने मीटिंग की और 5 तारीख को कैबिनेट में फिर निर्णय ले लिया कि शहरी क्षेत्र से भी शराबबंदी बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो 5 तारीख से ही, अप्रैल से सब जगह शराबबंदी, और उसका कितना बड़ा अभियान चलाया गया और कितना अच्छा लगा। हम लोग तो उसके बाद मई जून महीने में भी जिस तरह से अभी हम घूम रहे हैं, उस तरह से उस समय जो घूम रहे थे, और जो महिलाएं अपनी बात, आज भी मुझे खुशी हुई कि सब जीविका की दीदियां और महिलाएं यहां पर अपनी बात कह रही थी। कितनी अच्छी बात कह रही, क्या अनुभव है लोगों को, क्या माहौल था। कोई घर में शराब पीता था, शराब पीना बंद, क्या क्या तरह की बात एक एक तरह से बताई। तो क्या माहौल बना, तो कितना अच्छा माहौल बना। और इसके लिए जो अभियान चलाया गया, आप जानते हैं, एक जगह जब लोगों की बात हम सुनते थे, तो एक जगह एक महिला ने बताया, जीविका दीदी ने बताया मीटिंग में, कि मेरे पति शराब पीते थे और शाम में घर आते थे, झगड़ा करते थे, बहुत खराब लगते थे। और अब जब से शराब बंद हुआ है, अब शाम में घर शराब नहीं पीते हैं, घर आते हैं शाम में, बाजार से तरकारी खरीद करके लाते हैं, आप देखने में अच्छे लगते हैं, मुस्कुराते हैं। ये सुन करके कितना अच्छा लगा कि जिसके घर की हालत खराब थी, उसके पति शराब पीते थे
और जब शराबबंदी हुई तो क्या माहौल बना। तो इस तरह की बात उसने बताई, तो आप सोच लीजिए। और ये जब लागू किया गया है तो आप तो जानते हैं कुछ भी करिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही ना है। आप तो जानते हैं ये मनुष्य जो है उसमें कुछ आदमी उल्टा पुल्टा काम करने वाला होता ही है, चाहे कुछ भी कर दीजिए। जब जब भगवान लोगों का, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हो, देख लीजिए, याद करिए, जब जब जिनको हम भगवान कहते आए हैं उनको तंग और उनके सबको परेशान करने वाले इसी समाज के अंदर कुछ धरती पर का कुछ आदमी होता रहा। तो आप जरा समझ लीजिए कि कुछ लोगों का तो स्वभाव गड़बड़ होता ही है, तो कुछ तो गड़बड़ करेगा ही। और उसी तरह से जब हम लोग इतना करते हैं तो कुछ अपने को काबिल समझते हैं, अपने को कुछ लोग विद्वान समझते हैं, अपने को बड़ा बड़ा लेखक कुछ लोग भ्रम में समझते हैं। सब लोग नहीं, कुछ लोग। तो वो सब कुछ तो मेरे बड़ा खिलाफ है। जब से हम शराबबंदी लागू किए हैं तरह तरह का बात, कितना बढ़िया पॉजिटिव होगा एक खबर में, आज जरा सा कहीं कुछ घटना हो गई खूब बड़ा बड़ा खबर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका कारण क्या है? तो आप समझते रहे हैं, बहुत लोगों को बड़ा खराब लगता है कि हम शराबबंदी लागू किए। और हमने कहा है कि भाई हम शराबबंदी लागू किए हैं तो लोगों के हित में किया है। शराब पीना तो बुरी चीज है, तो इसलिए शराबबंदी सिर्फ लागू नहीं करना बल्कि इसके लिए निरंतर अभियान चलाना, ये बात करनी पड़ेगी। बीच बीच में अगर छोड़ दीजिएगा, अब हमारी यहां पर बैठी हुई है दीदी, सब महिलाएं, आप सोच लीजिए आप ही लोगों की मांग पर यह हो गया और आप सजग हैं। लेकिन अगर बिल्कुल इसका अभियान निरंतर नहीं चलता रहेगा तो समाज में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। और आप देखते हैं गड़बड़ी कितना खराब करता है। शराबबंदी लागू होने के बाद भी गंदा शराब पैदा करके लोगों को पिलाना और जहरीला शराब पीने के बाद लोगों की मौत, ये जब हम लोग लागू किए तब भी। और उसके बाद इधर जो हमने देखा कि जहरीला शराब पीने के कारण एक बार 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और हमने कहा कि देखिए, ये जान लीजिए, अगर शराब पियोगे तो कोई जहरीला ही पिला देगा और मर जाओगे, इसलिए शराब मत पियो। ये आह्वान जरूरी है और ये करने की जरूरत है। तो इसके लिए हम लोगों को लगा कि भाई इतना दिन से तो काम हो रहा, हम लोग इस चीज को क्यों नहीं और फिर चलाएंगे। निश्चित रूप से इस अभियान को चलाना, तो निश्चित रूप से लोगों को एक एक जगह पर इस बात को बताना है। और आपको मालूम है, अभी हमारे साथी बोल रहे थे मंत्री जी बापू की बात। अब जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो आजादी की लड़ाई में भी बापू ने क्या कहा था, एकदम बिल्कुल लोगों को बताते थे, कहा कि शराब कितनी बुरी चीज है और आप जान रहे हैं हम लोग ये एक एक घर में देना चाहते हैं और ये अभियान इसको कभी बंद नहीं करना चाहिए। अब बापू की बात इसमें लिख दिया है हम लोगों ने, जो वो लोगों को बताते थे आजादी की लड़ाई में, सब समय वो कहते रहते थे शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है, यानी शराब पियोगे तो तुम्हारा पैसा ही सिर्फ नहीं जाएगा बल्कि बुद्धि को भी हर लेता है। ये बापू ने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेती है और शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है। ये बापू ने कहा। आप बताइए, जो देश को आजाद कराए और देश को आजाद कराने वाले ने ये जो बात कही और तब कुछ पढ़े लिखे लोग सोचते हैं कि शराबबंदी बुरी चीज है, ये कितनी गंदी बात है। और आप जानते हैं इसके अलावा जो हम लोगों ने तो पूरा का पूरा अभियान चलाया और हम लोगों ने तो लागू किया, लेकिन जब हम लोग 16 में लागू किए और आपको मालूम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2016 में पूरे देश में, पूरे दुनिया में अध्ययन किया, कोई बिहार में नहीं, कोई भारत में नहीं, दुनिया भर के एक एक देश का और एक एक जगह का शराब के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया
और उसकी रिपोर्ट प्रकाशित की 2018 में। क्या रिपोर्ट प्रकाशित हुई साहब? कि साहब शराब पीने के कारण एक साल में, जो उनका आंकड़ा है, जो उन्होंने सब कुछ देखा, एक वर्ष के अंदर शराब पीने के कारण दुनिया में 30 लाख लोगों की मौत हुई। एक साल में 30 लाख लोगों की मौत होती है। अब आप सोच लीजिए, और जो भी मृत्यु होती है पूरे दुनिया में, उस मृत्यु का 5.3% शराब पीने के कारण। और जिसकी उम्र 20 साल से 39 साल की है, कम उम्र वाले लोग ये शराब पीते हैं, और इनकी मौत शराब पीने के कारण 13.5% होती है, 13.5%। आप जरा सोच लीजिए कितनी बुरी चीज है। और उसके बाद बताया उसने पूरा अध्ययन करके कि शराब के कारण 200 प्रकार की बीमारियां आती हैं। और उसने ये भी कहा कि जो शराब, जो बीमारी के कारण मृत्यु होती है, और बहुत ही गंभीर बीमारियों के कारण, जैसे टीबी है, HIV है, एड्स है, मधुमेह, डायबिटीज है, उससे जितनी मृत्यु होती है उससे ज्यादा शराब पीने वालों की मृत्यु होती है। ये उन लोगों ने रिपोर्ट प्रकाशित किया। अब आप सोच लीजिए, अब आप ही सोच लीजिए। और लोग आत्महत्या करते हैं तो सुसाइड तो करता है ना जी दुनिया में, लेकिन जो भी आत्महत्या करता है उसमें 18% लोग दारू पीने के कारण आत्महत्या करते हैं। आप जरा सोच लीजिए। और उसके अलावे आपसी झगड़ा तो बहुत कारण से होता है, लेकिन दारू पीने के कारण आपसी झगड़ा सबसे ज्यादा। ये दुनिया का आंकड़ा 18%। आप सोच लीजिए, हम लोगों ने तो यहां लागू किया। जरा दुनिया का आंकड़ा सोच लीजिए, शराब कितनी बुरी चीज है। इन सब चीजों को एक एक आदमी को जानना चाहिए। और जो सड़क में दुर्घटना होती है, तो आपको मालूम है ना कि दारू पी करके कोई गाड़ी चलावेगा तो एक्सीडेंट तो कर ही न देगा, और दूसरे को भी मारेगा, खुद भी मरेगा। तो जो एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है सड़क की, तो आप जानते हैं बिहार में जब शराबबंदी लागू किए तो सड़क की दुर्घटना जो देश में जितना होता उसके बहुत नीचे चला गया। और जब 2018 में ये रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आया, उसको हम लोगों ने देखा कि दुनिया भर में जो सड़क की दुर्घटना होती है, 27% दुनिया भर में सड़क की दुर्घटना दारू पी के जो गाड़ी चलाते हैं उसके चलते। सोच लीजिए दुनिया भर में। तो सब लोग विद्वान है तो जरा समझना चाहिए। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग तो लागू कर दिए, लेकिन ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट है, अब इसको तो कोई इसको प्रकाशित करता होता नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि ये जो हम समाज सुधार अभियान चला रहे हैं, एक एक घर तक एक एक चीज को पहुंचा देना कि जरा देख लीजिए शराब कितनी बुरी चीज है, और देख लीजिए कि बापू ने देश को आजाद कराया, उनका शराब के बारे में क्या कहना। तो ये सब चीजों के बारे में, और इसके अलावे भी और भी सब चीजों के बारे में जो हम लोग, इसके अलावे शराबबंदी के साथ साथ जो हम लोगों ने अभियान चलाया कि बाल विवाह और दहेज प्रथा से मुक्ति मिलनी चाहिए, बुरी चीज है, और दोनों को रोकने के लिए कानून कब से बना हुआ है, लेकिन कौन मानता है। बाल विवाह से कितनी लड़कियां शिकार होती, कितनी बुरी चीज है। तो बाल विवाह से कितना नुकसान पहुंचता है लोगों को। उनके जो पैदा लेने वाले बच्चे, आपको मालूम है कि जो बाल विवाह में अगर कोई महिला है और उसके जो बच्चे पैदा होते हैं, तो आजकल जो देखा गया है कि उसका जो बच्चा बच्ची पैदा होता है उसका साइज नहीं बढ़ता है, सबसे कम ऊंचाई का, कम से कम साइज का होता है। और ये जो देखा गया, आप सोच लीजिए बाल विवाह कितनी बुरी चीज है। जो बच्चे और बच्चियां पैदा होंगी वो ऊपर नहीं पूरा बढ़ती, तो एक एक तरह की शिकायत और कई प्रकार की परेशानी उसको होती है।
वो ठीक ढंग से बोल भी नहीं पाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं और कई लोग कई प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो इस सब तरह की चीजें भी है। तो इन सब चीजों का भी कि बाल विवाह से मुक्ति लेना चाहिए और समय पर बाल विवाह होना चाहिए। अभी तक का तो नियम है 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का। अब केंद्र सरकार के द्वारा तो एक प्रस्ताव हुआ है, अभी उस पर भी निर्णय होगा कि 18 साल से बढ़ा करके 21 साल करना। वो तो जब अंतिम हो जाएगा और आएगा। लेकिन आप सोच लीजिए कि अगर 18 से कम में शादी कर रहे हैं तो कितनी बुरी चीज है, नहीं करना चाहिए। कानून बना हुआ है, बाल विवाह बुरी चीज। और दहेज प्रथा आप समझिए कितना गुनाह है दहेज प्रथा के खिलाफ। अब कोई जाता है गांव में, लोगों को कितनी तबाही कभी कभी मिलती है, किस किस तरह से लड़कियों को परेशानी मिलती है। तो ये सब चीजों को लेकर के दहेज प्रथा से मुक्ति मिलनी चाहिए और निश्चित रूप से इसके लिए निरंतर अभियान चलाना चाहिए। हम लोगों ने जब अभियान चलाया तो हमने तो कह दिया था कि अगर अपना न्योता देता है, कार्ड भेजता है, तो अगर उसमें लिखेगा कि हमने दहेज नहीं लिया है, तब उसके साथ उसके घर के शादी में जाएंगे। और बाद में तो खैर इस बार तो कोरोना 2 बार से हो गया, कहीं जाते नहीं थे, तो इस बार जो भी बुलाए गए। लेकिन अब फिर हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि अगर कोई शादी करेगा तो ये भी घोषित करिए कि दहेज नहीं लिए हैं। अगर इसकी घोषणा करिएगा तभी आपके यहां जाएंगे। और हमारी जो महिलाएं हैं, इन लोगों ने कितने जगहों पर दहेज प्रथा के खिलाफ जो अभियान चलाया, और जब इन लोगों ने कहा कि दहेज लोगे हम नहीं जाएंगे, परिवार का लोग भी कोई कोई करता है। तो अगर आप निश्चित रूप से इसके बारे में जबरदस्त रूप से अभियान चलाते रहिएगा और कोई करेगा और दहेज लेगा, उसके शादी में नहीं जाइएगा। देखिए ऐसा कई बार हुआ, तो उसके बाद लोगों को लगता है कि बहुत हम खराब काम कर रहे हैं। वरना सबको लगता है कि भाई दहेज के नाम पर हम लड़के की शादी करेंगे तो कुछ पैसा लेंगे, और शादी के बाद भी इधर उधर कितना मांगता है मांगता, और नहीं मिलता है तो लड़की वो आप कितने जगह पर वो शिकार होती है, मौत की शिकार होती है। कितने तरह की घटनाएं लोग छोड़ देते हैं, वो निकलती है। तो इस तरह से कितनी बुरी चीज। तो इसलिए शराबबंदी के लिए, शराब से मुक्ति के लिए और दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ यह अभियान जब निरंतर चलता रहेगा तभी लोगों को राहत मिलेगी। और मुझे खुशी है कि इन दिनों जो हम लोगों ने अभियान चलाया है, तो आज हमारे अधिकारी अभी बता रहे थे, अभी हाल में इन लोगों ने जो पूरा का पूरा एक्शन लिया है, तो जो मुझको रिपोर्ट इन लोगों ने भेजा, हमने तो 16 नवंबर को भी मीटिंग की थी, और बाद में जब 26 नवंबर को जब पूरी की पूरी बात हुई और उसके बाद ये तय हुआ कि नहीं इसका अभियान हम लोग चलाएंगे, और फिर से सबका शपथ दिलवाया, और उसके बाद जो चल रहे ये लोग पूरा का पूरा अभियान चला रहे हैं। अब आप जान लीजिए कि 2 जनवरी 22 तक में इधर जो चला, 16 नवंबर को जो हम लोगों ने इन लोगों की बैठक बुलाई थी और उसमें बात किया, 7 घंटे तक हम लोगों ने बैठक की थी, सब जगह की समीक्षा की थी। और फिर 26 तारीख को तो जो हम लोग मनाते ही हैं नशा मुक्ति दिवस के रूप में, उस दिन भी ये सारी बात सब लोगों ने शपथ लिया। और जब ये पूरा का पूरा काम चलने लगा तो आप जान लीजिए इस बीच में 89,220 छापेमारी की गई है। ये 2 जनवरी तक शराबबंदी से संबंधित 13,013 मामले दर्ज किए गए, लगभग 15,000 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, 2,11,000 लीटर देसी शराब और 3,55,000 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। शराब से जुड़े मामलों में 2,072 गाड़ियां जब्त की गई। अब आप सोच लीजिए कितना इधर उधर गड़बड़ करते रहता है। अब यहां पर भी हम आए हैं, आज तो ध्यान रखना ना पड़ेगा। ये पीछे है झारखंड, जानते हैं झारखंड में भी जब हम लोग लागू किए, वहां की महिलाओं ने बुलाया, और क्या वहां पर भी लोगों की इच्छा है लागू हो, लेकिन लागू तो करता नहीं है।
लागू तो करता नहीं, लेकिन वहीं से गड़बड़ सड़बड़ शराब आता है। तो इसलिए इस सब इलाके को तो बिल्कुल और सजग रहना है पूरे तौर पर। तो इसलिए इस बात पर ध्यान देना है और इसके लिए ये लोग तो काम कर ही रहे। हम आप सब लोगों से अपील करें, नजर रखिएगा। इधर उधर से आता है लोग, पूरा का पूरा नजर रखिए। और दीदियों को हम कहेंगे कि आप नजर रखिए, और जब आपको पता चले कि भाई ये कोई गड़बड़ कर रहा है, निश्चित रूप से आप तो सूचना दे दीजिए। कोई का नाम नहीं घोषित किया जाता है कि किसने सूचना दी, वो सब आप लोगों को पता है। हर गांव में लिखा हुआ है कि कौन नंबर पर फोन कीजिएगा। लेकिन उसके अलावे भी खुद भी हम ये आग्रह करेंगे, ये गड़बड़ करने वाला लोग है तो आप लोग भी एक दूसरे के साथ बैठिए और मिल करके नारेबाजी करना शुरू करिएगा। तब जाकर के लोगों को घबराहट आएगा कि अब तो हम अंदर जाए। तो ये सब काम होना चाहिए। और बगल अगल से कोई इधर से उधर लाए, उसके बारे में भी सबको समझ है, आप देख ही रहे। और जो पहले था, जिसके बारे में हमने कहा कि लोग खबर कर रहे हैं कि यहां पर गड़बड़ हो रहा, जो इतना ये अब जारी रहे कार्रवाई जो हो रही है, तो पहले औसतन एक दिन में 70-80 लोग फोन करते थे, कॉल करते थे। लेकिन अब इतनी जागृति अब आई है कि अब एक दिन में कम से कम 190 से लेकर के 200 फोन करके लोग बता दे रहे हैं कहां पर घचपच कर रहा है, कहां पर गड़बड़ कर रहा है, क्या सब धंधा कर रहा है, उसके बारे में बता रहे हैं। और कार्रवाई हो रही है। तब आप देख लीजिए कितना सब चीज आ गई, किस तरह की चीजें आ गई अब। तो इसलिए हर जगह पर अब जो चेक पोस्ट है, तो सब 24 घंटा अभियान चलाया जा रहा, तो ये सब चीजें हो रही है। तो एक एक तरह पर होम डिलीवरी करने वालों एवं चुलाई शराब के अड्डों पर भी लगातार छापेमारी की जा रही है। ये काम तो किया जाता है, ये तो एक पक्ष है। लेकिन उससे भी बड़ा पक्ष है कि ये जो अभियान है ये निरंतर जारी रखना और इस पर नजर रखिएगा। यही हम आप सब लोगों से अपील करने के लिए आए। और बात तो देख रहे हैं, हमने तो पूरा का पूरा अभियान चलाया, अब इधर फिर तीसरा बार कोरोना बढ़ने लगा, तो उससे भी सजग और सचेत रहना। अचानक पिछले 6-7-8 दिन से बढ़ने लगा, अचानक बढ़ने लगा। और फिर भी सबसे ज्यादा मैंने दुनिया भर में बढ़ा है, देश भर में बढ़ा है और अपने राज्य में भी बढ़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा कहां बढ़ रहा? सबसे ज्यादा पटना में बढ़ रहा, उसका दूसरे नंबर पर गया में बढ़ रहा है, तो अन्य जगहों पर भी बढ़ रहा है। लेकिन धीरे 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 अब सब जगह फिर पॉजिटिव आ रहा है। तो हम लोग तो अब टेस्ट करते हैं ना, इतना ज्यादा टेस्ट करवाते हैं, रोज जांच करवाते हैं। अब मतलब समझिए 2 लाख जांच रोज करवाना। अब हमने कहा कि और हम लोग जांच कराएंगे। रोज जांच कराते थे और रिपोर्ट निगेटिव आता था, धीरे धीरे अब लेकिन जांच करवा रहे हैं और रिपोर्ट पॉजिटिव आना बहुत लोगों का आने लगा। तो सजग रहना, जागरूक रखना, सब लोगों को इस बात के लिए भी आह्वान करिए कि जो इसके बारे में सलाह दिया जाता है उसका पालन करिए। और वह क्या कीजिएगा, कल जो जनता के दरबार में थे, तो जो सोमवार को हम क्या बताएं, सबका जो लोग भी आते हैं उनका जांच जिले में करा करके उनको पहुंचाया जाता है। और जब वहां आते हैं पटना, तो बाहर भी एक जांच होता है और उसके बाद उनको अंदर में बैठने का जगह दिया जाता है। ये आज तक किसी का भी पॉजिटिव नहीं आया था। और कल जब हम लोग काम करना शुरू किए जनता के दरबार में, जो बाहर से आ रहे थे, क्या बताएं, 147 लोग कल आए और उसमें से 7 लोगों का निकल गया। अब आप सोचिए 7 के 8 करें, 8 का निकल गया। 188 लोग आए थे, 8 आदमी का पॉजिटिव निकल गया। और उसका सबको खाना खिलाते हैं, तो खाना खिलाने वाला 15-16 को आदमी आता है, तो उसका टेस्ट कराया गया। तो पहला बार कल खाना खिलाने वाले का 5 आदमी का पॉजिटिव। सुरक्षा के काम में लोग लगे रहते हैं, उनका टेस्ट किया गया तो उसमें भी 8-10 आदमी का निकल गया। अब आप सोचिए इतना तेजी से बढ़ रहा,
तो इसलिए सब लोग जरा सचेत रहिए। सबका तो जांच होता ही रहेगा, निरंतर होता रहेगा, लेकिन अगल बगल सबको भाई इसके लिए भी जागरूक करिएगा। आज हम लौट करके जाने वाले हैं पटना, और आप समझ लीजिए कि 7 बजे शाम में हमने दिन में ही कहा एक एक चीज का रिपोर्ट लीजिए और क्या क्या इसकी संभावना है। हम जब यहां से लौट करके जाएंगे तो 7 बजे सारे जगह का रिपोर्ट लेकर के आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में बातचीत करेंगे, और कल अंतिम रूप से निर्णय लेकर के तब ऐलान करेंगे कि आगे फिर कुछ रुकावट करनी है, क्या करना है, ये सब तो अलग करेंगे। लेकिन वो सब तो चलेगा, आप क्या कीजिएगा, ये तो वो ऐसा चीज आ गया है कोरोना दुनिया भर में। कोविड-19 इसका नाम हुआ है, हम लोग तो जाने 2020 में, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में 2019 में आ गया था अंत में। अब कितना बार हो रहा, अपने कहीं कहीं और ज्यादा बार हो गया। तो अलग अलग जगह पर जो भी चीज है, अब एक ओमिक्रॉन आजकल आ गया है कि तीसरा, अब उसका भी जांच होता है, तब उसके जांच का भी इंतजाम हम लोगों ने, पहले वाला तो जांच का इंतजाम है ही पटना में कि जब किसी का देख लेंगे कि क्या है, कौन सा बीमारी है, अगर किसी का आता है पॉजिटिव तो उनका पूरा का पूरा जांच करने के लिए, तो अब उसका भी हमने कल उसका भी कर दिया है शुरुआत। अभी जो नया वाला आया है तीसरा तरह का ओमिक्रॉन वाला, उसका भी जांच हम लोग पटना में करेंगे, और कल ही तय किया कि और अधिक संख्या में हम लोग इसका करेंगे एक एक चीज के बारे में, ताकि लोगों की राहत हो। तो ये सब काम तो किया ही जाएगा। तो ये सब चीज आएगा तो थोड़ा सजग रहना है, सचेत रहना है, लेकिन बाकी जो चीज है उसके लिए तो हम लोगों को जरूर होना चाहिए। और समाज सुधार का ही अंग है कि साहब हम लोगों को एक दूसरे को जागरूक रखना चाहिए। कभी कभी बहुत लोग समझते नहीं हैं, इसलिए सबको जागरूक रखना चाहिए। तो हम यही आप सब लोगों का आपसे अपील करने आए हैं। आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जो भी अभियान है वो आप लोग भी बुलंदी के साथ आपस में, तो यहाँ पर सीमित ना है 5 जिले से, तो लौट करके जाइएगा, तो एक एक जीविका की दीदियों को बताइएगा, और सब लोगों को जहां कहीं भी एक जगह कोई काम करना है तो आप लोग तो मिल करके काम करते ही हैं। सप्ताह में एक बार तो हर जीविका समूह, स्वयं सहायता समूह की मीटिंग करते ही रहते हैं, वो सब तो अपनी जगह पर बात है। लेकिन गड़बड़ करने वाला, दहेज प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ, और कहीं कोई शराब का इधर से उधर धंधा करे, शराब लोगों को पिलावे, कोई शराब पिए, उन लोगों को बिल्कुल सचेत करने के लिए और इस तरह की चीजों के प्रति सारी जानकारी देना, और लोगों को आप उनके ऊपर लगे रहिएगा और जागरूक किए रहिएगा, और कोशिश करिएगा कि ये गलत चीज है। ये जो बात बता दिया है घर घर में शराब कितनी बुरी चीज है, और सब चीजों के बारे में, जो नशा मुक्ति के अलावे जो बाकी चीजें भी हैं कि जो कुछ भी है, बाल विवाह और दहेज प्रथा से जो नुकसान है और क्या क्या इसके लिए करना चाहिए, और किस तरह से बाल विवाह की कितनी लड़कियां शिकार होती हैं और दहेज के कारण कितना संकट झेलना पड़ता है, ये सब चीजों को भी लिख करके दिया गया है। तो हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि एक एक चीज को अपने अपने घर में एक एक बच्चे से लेकर के कोई भी आवे, तो आप तो कोई भी आता है तो उसका स्वागत करते हैं, तो भले ही उसके घर में भी हो, उसको भी जरूर दिखा दीजिए कि देखे हैं, दिखा दीजिएगा शराब कितना बुरा चीज, दहेज प्रथा और बाल विवाह कितना बुरा चीज, ये सब को दिखा दीजिएगा, और तब ये जागृति रहेगी, निश्चित रूप से बेहतर होगा। और आप जानते हैं विकास का तो काम हम लोग रात दिन करते हैं, कितनी सड़कों का निर्माण, स्कूल और अस्पताल का निर्माण, कितना ज्यादा। अब आप देख लीजिए, पहले कैसा लगता था लोगों को, कोई कपड़ा ठीक ढंग से पहन पाते थे, आज कितना विकास हुआ, और अब किस तरह से माहौल हुआ। पहले जो देखते थे किसका घर, कैसी स्थिति, शहर हो या गांव का, आज तो स्थिति में इतना सुधार लाया गया। तो विकास का काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, और विकास भी न्याय के साथ विकास, और
इस न्याय के साथ विकास का मतलब है किसी की अवहेलना नहीं, सबकी इज्जत करना और सबको विकास में शामिल करना, लेकिन उसके साथ साथ समाज सुधार, विकास करना, न्याय के साथ विकास करना और उसके साथ समाज सुधार करना, तभी समाज आगे बढ़ेगा, हम तरक्की के रास्ते पर जाएंगे, वरना तरक्की का महत्व गिर जाएगा अगर समाज सुधार नहीं होगा तब। इसलिए समाज सुधार अभियान निरंतर जारी रखना है। जैसे विकास का काम हम लोग निरंतर करते रहते हैं, एक एक चीज पर नजर रखते हैं, एक एक चीज पर नजर रखते हैं। आपको मालूम है हम सड़क से चलते हैं, हमको अगर कहीं दिखाई पड़ता है कि सड़क में थोड़ा ये देख रहे कमी, उसी समय फोन से मोबाइल पर संबद्ध विभाग के अधिकारियों को कहवाते हैं, देखो जी क्या हालत है। क्योंकि अब सिर्फ निर्माण नहीं, उसका हर चीज का मेंटेनेंस करना हम लोगों ने बना दिया कि सिर्फ काम नहीं करना, कोई चीज का निर्माण नहीं करना, बल्कि उसको ठीक ढंग से मेंटेन करना, ये हमारा फर्ज है। ये काम तो करते रहते हैं। तो विकास के काम में कोई कमी नहीं लाएंगे, लेकिन विकास तभी लाभदायक होगा जब समाज सुधार होगा और समाज में एकजुटता आएगी। इसलिए समाज सुधार के लिए निरंतर अभियान चलाते रहिए, लोगों को प्रेरित करते रहिए, ये हम आप सब लोगों से आग्रह। और उसके बाद समाज में प्रेम का और भाईचारे का माहौल, कभी कभी तो जानते हैं समाज में जात धर्म किसी के नाम पर लोग एक दूसरे के खिलाफ, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, कोई किसी भी जात का हो, हम सब लोगों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। यही है सबसे बड़ी चीज। और समाज सुधार के साथ प्रेम और भाईचारे का माहौल बनाइए, आगे बढ़िएगा, बिहार आगे बढ़ेगा और देश की बढ़ाई में हम सब अपना योगदान देंगे। इसलिए आप हमारे साथियों को देख लीजिए, हमारे मंत्रीगण, अधिकारी, जो जितने जनप्रतिनिधिगण, एमपी, एमएलए, एमएलसी, सब लोग, और उसके साथ साथ अधिकारियों को देख रहे हैं ना, चीफ जस्टिस से, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के डीजीपी, सब लोग एक एक काम में लगे हुए, और हमारे डीएम हो, एसपी हो, सीनियर एसपी हो, जो भी हो, सब लोग सारे तरह के काम में लगे हुए हैं। तो मिलजुल करके समाज को तरक्की के रास्ते पर जाना है और समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल बनाते हुए समाज में सुधार भी रखना है, ताकि सही मायने में हम सब आगे बढ़ सकें, अच्छा स्वभाव हो, बेहतर स्वभाव हो, मिलकर के हम एक दूसरे की इज्जत करें, ये जरूरी है। तो मेरी बात पसंद है ना, ये बात जो के हाथ उठा के बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और मिलकर के इस अभियान को चलाते रहिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।